Hello friends, welcome to IAS Kira. So in this video we are going to discuss some MCQs related to chapter 5, that is Union and its Territory of Polity book M. Lakshmikant. So the thing is that if you have not attempted these questions, I have put the link in the description box as well as on Telegram and Twitter. So from there you can attempt this question and analyze your performance, क्योंकि आफ्टर अगर आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तब डिस्कशन का ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो आपने नहीं किया है अभी तक अटेम्प्ट, तो आप कर लीजिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1974। First statement, it created two independent countries, India and Pakistan. Second, according to the act, princely states must have to join either India or Pakistan. तो इसमें क्या था कि टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थे, डोमिनियन थे। ठीक है, डोमिनियन में क्या होता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ नोशनल, जो ये होता है कि नोशनल कंट्रोल होता है। ठीक है, तो और कंप्लीट इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि द कंट्री इज इंडिपेंडेंट, मतलब उस पर किसी तरह का कोई किसी और कंट्री का कोई किसी भी तरह का कोई रोल है नहीं। ठीक है, तो डोमिनियन थे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं थे। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्रिंसली स्टेट्स के पास ऑप्शन थे, आइदर दे कुड ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान और दे कैन चूज टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब कि वो ना इंडिया को ज्वाइन करे ना पाकिस्तान को ज्वाइन करे, इसलिए स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा डी। सेकेंड क्वेश्चन जो है, स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड इन द पार्ट XXI इज एप्लीकेबल टू तेलंगाना, मेघालय, गुजरात। तो स्पेशल प्रोविज़न की अगर मैं बात करूं तो ये पार्ट जो है पार्ट 21 के अंदर ये 11 स्टेट्स पर एप्लीकेबल है। और बेसिकली ये जो स्पेशल प्रोविजंस है तो उस समय जो ये जो स्टेट्स जो मेंशन्ड है 11 स्टेट्स, तो कुछ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ थे जिसको रिजॉल्व करने के लिए स्पेशल प्रोविजंस इस पार्ट के अंदर थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 371 है, वो महाराष्ट्र और गुजरात से रिलेटेड है। इसका ये आर्टिकल ये बोलता है कि जो गवर्नर है तो he or she has a special responsibility to establish separate development boards for Vidarbha, Marathwada and the rest of the Maharashtra and Saurashtra and Kutch region of Gujarat। ठीक है, और दूसरा एक और प्रोविज़न था नागालैंड के बारे में कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट सच एज रिलीजन और फॉर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, तो अनटिल अनलेस नागालैंड की स्टेट असेंबली जब तक उसे पास नहीं करती है वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारे प्रोविजंस थे। तो इसका जो आंसर होगा ये 1 और 3 होगा। मेघालय नहीं है, मेघालय क्योंकि शेड्यूल 6 का स्टेट है और इसको अलग से प्रोविजंस मिले हुए हैं। तो ओनली 1 और 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड, द टर्म Union of India includes states, union territories that may be acquired by the government of India in any future time। तो इसका जो आंसर है सिर्फ 1 है। ये दो स्टेटमेंट होता है, एक यूनियन ऑफ इंडिया, एक होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ लार्जर टर्म विच कंस्टिट्यूट्स ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, बट यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आएंगे। Which of the following statements is are correct? Article 3 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. Second, India has never acquired any foreign territory. तो ये दोनों स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। Why? Because Article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India। ठीक है, और आर्टिकल 3 जो है वो बेसिकली इंटरनल एडजस्टमेंट से डील करता है। आर्टिकल 3 डील्स विद द इंटरनल रीएडजस्टमेंट ऑफ टेरिटरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे मान लिया कि अगर किसी स्टेट्स का बाउंड्री घटाना है बढ़ाना है तो वो आर्टिकल 3 के अंदर आएगा। और इंडिया ने टेरिटरीज एक्वायर करी है, जैसे गोवा पोर्टुगीज से किया था, ठीक है, पुदुचेरी वो फ्रेंच से किया था, और सिक्किम एंड दादर एंड नगर हवेली। इसलिए स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? बिल रिगार्डिंग अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है।
अगर कोई स्टेट है, अगर उसका बाउंड्री चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में, और उसको लाने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन नेसेसरी है। द पासेज ऑफ बिल इज कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर वुड बी ए। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अगर किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करते हैं, इंटरनल रीएडजस्टमेंट करते हैं, तो दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को 3 टाइप से हम लोग अमेंड कर सकते हैं। एक सिंपल मेजोरिटी, एक स्पेशल मेजोरिटी, उसमें क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड होती है, और इन पार्लियामेंट एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। एक और टाइप है कि 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट शुड रेटिफाई इट, सॉरी। तो ये जो लास्ट 2 तरह की जो प्रोसीजर है उसको हम लोग बोलेंगे अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। अगर सिंपल मेजोरिटी से कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है तो उसको हम लोग अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं बोलेंगे। तो इसको हम लोग और डिस्कस करेंगे जब हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैं ब्रीफली ये डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट धार कमीशन? It deals with the integration of princely states with the rest of the India. It recommended reorganization on the basis of language. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आंसर डी होगा। ओके, तो अब धार कमीशन का थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो उस समय बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। तो प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया, आप तो या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या तो पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या तो इंडिपेंडेंट रहो। लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया, और हुआ क्या कि फिर प्रिंसली स्टेट्स को दे हैड टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान। तो अब जब प्रिंसली स्टेट्स जब इंडिया को ज्वाइन कर लिया तो फिर क्या हुआ कि एक धार कमीशन बना रीऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट्स का, कि जैसे बाउंड्रीज़ बहुत मतलब प्रिंसली स्टेट्स भी आ गए थे तो बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हफाजात थे, बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे। तो उसको एक तरह से रेशनलाइज करने के लिए एक कमीशन बना था, धार कमीशन। तो उस समय ये भी बात चल रहा था कि जो स्टेट्स का जो रीऑर्गेनाइजेशन हो वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर हो, लैंग्वेज के बेसिस पर हो। स्पेशली जो साउदर्न स्टेट्स थे वो ये बोल रहे थे कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए, और जो रीऑर्गेनाइजेशन में जो प्रायोरिटी जो जिसको दिया जाए वो लैंग्वेज क्राइटेरिया को दिया जाए। और ऐसा इसलिए था कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जब मतलब जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फाइट कर रही थी इंडिपेंडेंस के लिए, तो उन्होंने कमिटीज़ बनाई थी हर रीजन में। तो वो भी जो कमिटीज़ बनी थी, वर्किंग कमिटीज़ जो थी, वो लैंग्वेज के बेसिस पर ही बनी थी। तो उनका एक ये भी था, उस समय कांग्रेस का ये भी एक मोटिव था कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाएंगे और कंट्री को रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पाकिस्तान और इंडिया मतलब जब सेपरेशन हो गया, जब पाकिस्तान बन गया, तो जो लीडर्स थे उस समय इंडिया के, उनको ये लगा कि अभी तो कंट्री मतलब बाइफर्केट हुआ है। अगर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करते हैं तो सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज और बढ़ेंगी। अब कोई भी रीज़न बोल देगा कि नहीं मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, तो ये इंडिया की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता। तो इसलिए मतलब उस समय की जो लीडरशिप थी उसका ये था कि नहीं, अभी इसको डिले करते हैं। तो धार कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं करना चाहिए, फिर किसके बेसिस पर करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर। इसके बेसिस पर हमें जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक है, 7th क्वेश्चन इज इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू a foreign state only by amending the constitution under article 368. Settlement of a boundary dispute between India and other country does not require a constitutional amendment. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर इंडिया किसी कंट्री को अगर सीड कर रही है कोई रीज़न, तो वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वही अगर बाउंड्री डिस्प्यूट, जैसे इंडिया चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट है, अगर उसका सेटलमेंट होता है तो क्या होगा कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो फर्स्ट प्रोविज़न है वो बेसिकली एक
उसके बेसिस पर ये सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर जजमेंट दिया था। तो बेरोबेरी एक रीज़न था जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में। अब हुआ क्या कि रेड क्लिफ ने बाउंड्री डिसाइड किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो बेरोबेरी जो जगह था उसको रेड क्लिफ ने बोला कि उसे इंडिया को दे दिया, लेकिन उसे मेंशन करना भूल गया जो फाइनल जो ऑर्डर था। तो पाकिस्तान क्लेम करने लगा कि नहीं, बेरोबेरी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन ये हमारा है। तो उस समय एग्रीमेंट साइन हुआ था पंडित नेहरू और जो उस समय पाकिस्तान के जो पीएम थे उनके बीच। उसमें क्या हुआ था कि बेरोबेरी को 50-50 डिवाइड कर दिया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। लेकिन जो वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट थी वो उसको ये मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट वाज नॉट हैप्पी। तो उसने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि नहीं, विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यू कांट डू सो। तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ इसको इफेक्ट में लाने के लिए, ठीक है। और सेकेंड में तो बाउंड्री डिस्प्यूट है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना जरूरी नहीं है। अब अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यनम, करिकाल, माही, ये तीनों पुदुचेरी के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये बेसिकली मोर ऑफ अ ज्योग्राफी क्वेश्चन है रादर देन अ पॉलिटी क्वेश्चन। यहाँ देखिए, तो यहाँ है अनम, यनम, यहाँ है माहे और यहाँ है करिकाल। तो करिकाल सबसे साउथ में है, ठीक है, और यनम सबसे नॉर्थ में है। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा 1 3 2 बी हो जाएगा इसका आंसर। ये ज्योग्राफी में पूछ सकता है अरेंज करने के लिए, उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, द 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, ये बेसिकली एक्सचेंजिंग टेरिटरीज विथ बांग्लादेश, इससे रिलेटेड है। तो ये हुआ क्यों था? तो अब जैसे अभी मैंने वो डिस्कस किया था बेरोबरी यूनियन का केस। तो उसमें हुआ क्या था कि मान लिया कि इधर इंडिया है और इधर बांग्लादेश है। तो कुछ कुछ ऐसे रीजन, जैसे बांग्लादेश का ये है, तो यहाँ पर एक रीज़न है, इसको हम लोग इनक्लेव बोलते हैं। यहाँ पर मतलब इंडिया का रूल है। यहाँ पर एक रीज़न है जो कि बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है, तो इसको हम लोग इनक्लेव बोलते हैं। तो जब बांग्लादेश बना था 1971 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया और बांग्लादेश ने ट्रीटी साइन किया था कि ऐसे जो रीज़न है हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। तो जिससे कि जिससे कि क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाएगा और लोगों को भी काफ़ी आसानी होगी। तो ये 1974 में मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, एक MOU साइन हुआ था कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन वो फिर ड्रैग होते रहा और फिर वो मतलब डिले होते रहा। बेसिकली इसका ये रीज़न था कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो बहुत चीज़ों पर एग्री नहीं करती थी, फिर मतलब बहुत सारे इश्यूज़ थे इसके अंदर। तो फिर फाइनली जा कर के 2015 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिससे कि ये जो टेरिटरीज हुई वो एक्सचेंज हुई। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंडिया टेरिटरी सीड कर रहा था बांग्लादेश को। तो इन इफेक्ट क्या होगा कि इंडिया ने ज़्यादा टेरिटरी सीड किया बांग्लादेश को एज़ कम्पेयर टू इंडिया ने जितना गेन किया था, ठीक है। तो ये सही हो, तो ये इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा बी होगा। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर मेंबर्स ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड का बात कर लेते हैं। तो अभी हमने बात किया था धार कमीशन का, ठीक है। तो जब धार कमीशन ने ये बोला कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम लोग नहीं स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट होने लगे। तो प्रोटेस्ट होने लगे तो फिर एक नया कमेटी बना, JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। तो ये जो कमेटी बनी थी, ये धार कमीशन का जो मैंडेट था, जो भी मतलब बेसिकली जो लिंग्विस्टिक इश्यूज थे उसको फिर से इन्होंने फ्रेश रिविजिट किया। तो इन्होंने भी यही रिकमेंड दिया कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइजेशन अभी हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1953 में, ठीक है, एक कांग्रेसी थे श्री रामालू, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश जो था वो तमिलनाडु का पार्ट था और कंबाइंड को मद्रास बोला जाता था ब्रिटिश के समय। जो आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में यह है तेलुगु लैंग्वेज है, ठीक है, और मद्रास तमिल लैंग्वेज है। तो इन्होंने फास्टिंग किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज तेलुगु।
तो क्या हुआ कि इनका फिर मतलब डेथ हो गया था फास्टिंग के कारण। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। तो जब प्रोटेस्ट हुआ तो फिर फाइनली आंध्र प्रदेश नया स्टेट बना। तो अब फिर और डिमांड्स उठने लगे कि नहीं अब हमें भी चाहिए। उधर गुजरात और महाराष्ट्र का हो गया कि गुजरात मतलब बोल रहे कि अब हमें अपना अपना अलग से स्टेट चाहिए। तो फिर एक कमेटी बनी, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, कि अब कैसे मतलब जो भी चेंजेज हैं वो हम करेंगे। तो उसमें जो मेंबर्स थे वो फजल अली, के एम पानीकर और एच एन कुंजरू। फजल अली चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये मेंबर्स थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिया जिससे कि बहुत सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ओनली 3 के एम पानीकर, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। कोई भी अगर आपको इसमें डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ट्विटर पर आप कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।